لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अब्दुल बशीर है और हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद हमारे बुक का जो टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। यानी कि हमने अब ये बात पकड़ ली कि गैसेस एक्सचेंज होते हैं। अब गैसेस और एक्सचेंज होने के लिए हमने बात की थी कि रेस्पिरेटरी सरफेस का होना लाजमी है। रेस्पिरेटरी सरफेस का होना लाजमी है। अब हमारे जिस्म का जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, हमने ये बात की थी कि वो जिस्म के अंदर यानी कि लंग्स के अंदर है, बिल्कुल अंदर। अब अगर गैसेस एक्सचेंज करनी है तो गैसेस एक्सचेंज करने के लिए एयर का अंदर जाना यानी कि लंग्स तक पहुंचना लाजमी है। अब ये जो एयर का अंदर लंग्स तक जाना है ये ब्रीथिंग वाले प्रोसेस से, यानी कि एयर हमारे लंग्स के अंदर जाती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब है हवा का अंदर आना और बाहर जाना। अब हवा हमारे लंग्स के अंदर आती है, लंग्स के अंदर जाकर हमारा जो रेस्पिरेटरी सरफेस है जिसको हमने नाम दिया था एल्वियोलाई का, एल्वियोलाई के पास वो एयर जाती है और फिर वो जाकर गैसेस एक्सचेंज होते हैं। फिर अब ये जो ब्रीथिंग है इसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं। इसको एक को हम कहते हैं इंस्पायरेशन और एक को हम कहते हैं एक्सपायरेशन। अब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों अपोजिट हैं, तो हम सबसे पहले बात करेंगे इंस्पायरेशन की। इंस्पायरेशन का मतलब है अंदर आना। अब किस चीज का अंदर आना? हवा का अंदर आना। अब हवा हमारे जिस्म के अंदर आएगी यानी कि लंग्स के अंदर आएगी, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इंस्पायरेशन। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी? तो सबसे पहले क्या होगा कि हमने बात की थी लंग्स जिस चीज के ऊपर रखे होते हैं उस चीज को हमने डायाफ्राम का नाम दिया था। किस चीज का? डायाफ्राम, जो कि लंग्स के नीचे एक मसल होती है हमारी। और हमने लिप्स की बात की थी, जिस चीज से जो हमारे लंग्स हैं वो कवर किए होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? रिब्स। वो एक्सटर्नल के साथ ऐसे निकले होते हैं, ठीक है। अब ये जो रिब्स हैं, इन रिब्स के साथ कुछ मसल्स लगे हुए होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं इंटरनल और एक होते हैं एक्सटर्नल। अब ये दो किस्म के मसल्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब सबसे पहले क्या होता है कि हम जब सांस को अंदर लेना होता है तो क्या होता है कि ये जो डायाफ्राम है और ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये जो डायाफ्राम है ये नीचे की तरफ खींचता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है नीचे की तरफ, ठीक है। नीचे की तरफ जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लंग्स जो हमारे ऐसे है, अब वो जैसे ही नीचे होगा तो लंग्स का जो स्पेस है यानी कि लंग्स का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। और ये जो इंटरकोस्टल मसल है जैसे रिब्स हमने बात की थी, रिब्स के साथ यहाँ पर इंटरकोस्टल मसल्स लगे होते हैं, ठीक है। अब इंटरकोस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये लंग्स का जो हमारा सीने का हिस्सा है ये बाहर आता है और ये नीचे से डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये नीचे की तरफ आती है, जिसकी वजह से लंग्स का जो एरिया है यानी कि लंग्स का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब फिजिक्स के अंदर एक लॉ आता है जिसको हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ हमें बताता है कि वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जब ये डायाफ्राम और ये इंटरकोस्टल मसल जब बाहर की तरफ निकलेंगे यानी कि हमारा जो वॉल्यूम होगा लंग्स का वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी कि जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर जो है वो क्या होता है? कम हो जाता है। अब जब हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा यानी कि किसी का प्रेशर, हवा का प्रेशर, तो एयर के प्रेशर कम होने की वजह से जो एटमॉस्फेयर की हवा है वो डायरेक्ट हमारे लंग्स के अंदर चली जाएगी।
ठीक है। लंग्स के अंदर जो हमारे एटमॉस्फेयर की एयर है वो लंग्स के अंदर चली आएगी, इसलिए अब जो हमारा ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। नेगेटिव प्रेशर, नेगेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि उल्टा काम होता है। उल्टा कैसे कि पहले अंदर का वॉल्यूम बढ़ता है, अंदर का जब वॉल्यूम बढ़ता है तो अंदर की प्रेशर कम होती है, प्रेशर की कम होती है तो बाहर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बाहर वाली एयर हमारे जिस्म के अंदर आसानी से चली जाती है। इसलिए हमारे जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। ओके, अब हमने ये तो बात कर ली कि हवा अंदर कैसे आती है। अब हवा जो है, अब हवा बाहर भी जाती है तो बाहर जाने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन। मैंने आपको बताया था कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इंस्पायरेशन यानी कि हवा का अंदर आना और एक्सपायरेशन यानी कि हवा का बाहर जाना। अब इसके अंदर क्या होता है कि सारा का सारा जो काम हुआ था यानी कि मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, अब ये सारे क्या होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अपोजिट में कैसे? अब जो मसल्स इंटरकोस्टल मसल्स थे वो क्या होते हैं? वो रिलैक्स होते हैं। क्या होते हैं? रिलैक्स। इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम। डायाफ्राम जिसकी हमने बात की थी कि लंग्स के नीचे जो है मसल की शीट लगी होती है, उसका हम क्या कहते हैं? डायाफ्राम। अब ये डायाफ्राम और ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये दोनों क्या करते हैं? रिलैक्स होते हैं। दोनों रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा वॉल्यूम जो होगा लंग्स का वो क्या होगा? ऐसे ये जो डायाफ्राम थे अभी ऐसे नीचे की तरफ खींचे हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे। ठीक है। अब जब ये दोबारा रिलैक्स होगा तो दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा और जो इसके ऊपर रिब्स लगी हुई थी इनके साथ जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी क्या हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स होने पर क्या होगा कि ये डायाफ्राम ऊपर की तरफ जाएगी और ये जो रिब्स के साथ इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये भी अंदर की तरफ जाएंगी। अंदर की तरफ जब जाएंगी तो क्या होगा कि लंग्स का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। अब जब लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो हवा जो है वो खुद ब खुद बाहर चली आएगी। अच्छा, अब हमने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों की हमने बात कर ली। अब इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि इनके अंदर दोनों के अंदर फर्क क्या है, इंस्पायरेशन के अंदर और एक्सपायरेशन के अंदर। अब इंस्पायरेशन के अंदर क्या होता है कि मैंने आपको बताया था हवा अंदर जाती है। अब हवा के साथ क्या अंदर जाती है? यानी कि ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाती है। ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाती है। कौन से प्रोसेस से? इंस्पायरेशन से। और ये जो एक्सपायरेशन का प्रोसेस है इसके अंदर क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म में से बाहर जाती है। अब ये जो इंस्पायरेशन का प्रोसेस है ये एक्टिव प्रोसेस है। क्या है? एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारी एनर्जी लगेगी। अब एक्टिव प्रोसेस क्यों है? एनर्जी कैसे लगेगी? अब देखिए जो हमारे मसल्स थे वो क्या हो रहे थे? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। अब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए एनर्जी का होना लाजमी है। अब एनर्जी लग रही है इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्टिव प्रोसेस। और ये वाला जो प्रोसेस है ये क्या है? पैसिव प्रोसेस। इसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं लगती, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? पैसिव प्रोसेस। और ये जो इंस्पायरेशन का प्रोसेस है इसके अंदर क्या होते हैं? मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इस एक्सपायरेशन के अंदर जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं। मसल्स कौन कौन से? जैसे हमने बात की थी इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम। ये क्या होते हैं? इंस्पायरेशन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक्सपायरेशन के अंदर ये मसल्स रिलैक्स होते हैं। तो आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है? गैसियस एक्सचेंज एल्वेओलाई। अब हमने ये बात की कि हवा जो है वो अंदर लंग्स तक एल्वेओलाई तक जाती है। अब एल्वेओलाई के अंदर यानी कि एल्वेओलस का फिल्टर मैंने आपको बताया था, एल्वेओलस होता है। अब एल्वेओलस या एल्वेओलाई के अंदर गैसेस एक्सचेंज होते कैसे हैं अब वो बात कर रहे हैं। अब देखिए जो एल्वेओलाई है वो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, मतलब इसको हम बड़ा करके बना रहे हैं। ये एल्वेओलाई और इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं?
कैपिटलीज लगी होती है, ब्लड कैपिटलीज लगी होती है। इसके ये यानी कि जो एम्बुलेंस है वो कैपिटलीज के साथ ढका हुआ होता है पूरे का पूरा। अब ये जो कैपिटलीज है इसके अंदर क्या होता है कि खून जो है वो आता है हमारे दिल में से, खून कैपिटलीज के पास आता है। अब ये जो खून है इस खून के अंदर जो हमारा जो ब्लड है वो कौन सा ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऐसा ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम है या ऑक्सीजन की मिकदार ना होने के बराबर है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा है। अब ये किसके अंदर है, ये रीजन्स के अंदर है। और ये जो एलुला है इससे हमें क्या की बाहर से एनवायरनमेंट में से ऑक्सीजन ली। अब इसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार क्या है, कम है। अब क्या होगा कि इसके अंदर जब ये से ब्लड जा रहा है तो क्या होगा कि यहाँ पर एक प्रोसेस होगा, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से कोई भी मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन में से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आता है, यानी कि जहाँ जिस जगह पर वो ज्यादा है उस ज्यादा वाली जगह में से कम वाली जगह पर वो खुद ब खुद आता है बिना किसी एनर्जी के, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन की मिकदार एल्यूमिनियम के अंदर ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम है, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन यहाँ से पास होकर ब्लड कैपिलरी के पास चला जाएगा और ब्लड कैपिलरी के पास क्या था कि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा थी, वो क्या होगा इस एम्बुलेंस के अंदर चला आएगा। फिर क्या होगा, दोबारा जब हम वापस सांस निकालेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर आ गया ये वापस माहौल के अंदर चला जाएगा। तो ऐसे होकर यहाँ पर डिफ्यूजन की प्रोसेस से गैस एक्सचेंज इस एम्बुला के अंदर होते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर, यानी कि हम जो सांस ले रहे हैं यानी कि हवा अंदर आ रही है और हवा बाहर जा रही है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और कितनी मिकदार के अंदर होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे बुक में बताया हुआ है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जो हम एटमॉस्फेयर में से लेते हैं यानी माहौल में से जब हम हवा लेते हैं तो उसके अंदर 21% ऑक्सीजन होती है, क्या 21% ऑक्सीजन। ये हम किसी की बात कर रहे हैं इंस्पायर्ड एयर की, यानी जो हम अंदर ले रहे हैं। अब उसमें से हम क्या करते हैं कि सिर्फ 5% ऐसे होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, बाकी का 60% हम वापस दोबारा निकाल देते हैं। और अब जो हम हवा ले रहे हैं उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार है वो कितनी है, 0.03%। और हम जब निकाल रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर जो निकालते हैं कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो वो कितने परसेंट होती है, 4%। और ये जो नाइट्रोजन गैस है ये हम 79% एटमॉस्फेयर में से लेते हैं और 79% ही वापस निकाल देते हैं, क्योंकि हम नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए जितनी हम लेते हैं उतनी को वापस दोबारा निकाल देते हैं, एक्सपायर कर देते हैं, ठीक है। वाटर वेपर की रहेगी ये वेरिएबल है। अब जो हवा लेते हैं यानी कि इंस्पायर करते हैं उसके अंदर जो वाटर वेपर वो वेरिएबल कैसे है, यानी कि ये इन्वायरमेंट के हिसाब से होगा कि उसके अंदर वाटर वेपर्स है या नहीं है, कहाँ पर ज़्यादा होते हैं कहाँ पर कम होते हैं। इस वजह से ये जो वाटर वेपर्स हैं ये वेरिएबल है और जो हम अंदर से निकालते हैं वो कौन से होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, यानी कि शराब फिरा होते हैं। और टेम्परेचर जो होता है यानी कि अब हम हवा ले रहे हैं उसका कौन सा टेम्परेचर होगा, अब हम निकाल रहे हैं उसका कौन सा टेम्परेचर होगा। अब ये जो हम एटमॉस्फेरिक यानी कि जब इंस्पायर करते हैं एयर हवा को अंदर लेते हैं तो उस वक्त उसका जो टेम्परेचर होता है वो कौन सा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यानी कि जो उसका टेम्परेचर कौन सा होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, यानी कि जो माहौल का टेम्परेचर होगा वही उस हवा का टेम्परेचर होगा। और जब हम इसको वापस निकालेंगे तो उसका टेम्परेचर जो होगा वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा, जिसमें कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर है 30 सेंटीग्रेड।
यानी कि जो आप हवा निकालेंगे उसका टेम्परेचर